हाय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आप जेई की एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th क्लास में हैं, तो आपको पता होगा कि टॉप 20% में आना स्टेट के बोर्ड में या जो भी आपका बोर्ड है उसमें परसेंटाइल, और 2 लाख बच्चों में आना जो आपके जेई एडवांस दे सकते हैं। कुल मिला के एक स्ट्रेस बना के रखता है बच्चों की पढ़ाई पर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहले नहीं था? बिल्कुल नहीं था। पहले आईडीजेई के एग्ज़ाम में ये सब तीनों झमेले नहीं थे, और ये अब भी हटाए जा सकते हैं, हमेशा के लिए हटाए जा सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये झमेला ख़त्म हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आप पर डिपेंड करता है। आप मेरी बात पूरे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस झमेले से बचा जाए, इसको बिल्कुल तो ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, जब जेई एग्ज़ाम आज से 10-12 साल पहले जो होती थी, उसमें पहले एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होती थी, और उसका पेपर जो होता था वो आईआईटी के कॉलेज के प्रोफेसर ही बनाते थे, और जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। वो आईआईटीज ही डिसाइड करती थी कि कैसे जेई स्क्रीनिंग का पेपर बनाया जाता था, क्योंकि एनआईटी और ये दूसरी कॉलेज में स्टेट बोर्ड की अलग अलग एग्ज़ाम होती थी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट होते थे उसमें कट ऑफ होता था, इंडिविजुअल कट ऑफ होता था, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का कट ऑफ होता था। उतना मिनिमम लाने के बाद में आप जेई एडवांस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होती थी उसको मेंस कहा जाता था। पहले स्क्रीनिंग, बाद वाले एग्ज़ाम को मेन कहा जाता था। ठीक है, तो उस मेन एग्ज़ाम में आप बैठते थे, और रिटर्न एग्ज़ाम भी होती थी पहले, उसके पहले फिर ऑब्जेक्टिव भी आ गई है। दो चेंज हुआ है थोड़ा, पहले रिटर्न होती थी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और गोले बनाने वाली वो सब आ गई है, मार्क्स वाली। एग्ज़ाम का पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है ना, वो दिक्कत हो गई। हुआ क्या कि आज से 10-12 साल पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें एक मंत्री थे जो मानव संसाधन विभाग जो होता है, जो ये डिसाइड करता है कि कॉलेजेस में एडमिशन्स कैसे होंगे, क्या होंगे, है ना, वो डिसाइड करता था मानव संसाधन विभाग। तो उसमें मंत्री जो थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कपिल सिब्बल थे। वो एक वकील है, एडवोकेट। अब उनको ये आईआईटी की जो कोचिंग्स होती थी ये पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं ये लोग। अब उनका जो भी इशू रहा हो उनके साथ, उनको लगता था कि कोचिंग वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं। देखिए, कोचिंग वाले पैसा ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी दुनिया में किसी भी देश को देखोगे तो वहाँ एडमिशन के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम होता ही होता है। बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए आप खुद भी अमेरिका जाना चाहते हैं, कहाँ भी जाना चाहते हैं, वहाँ एग्ज़ाम होती है। MIT NITs में एडमिशन लेना चाहते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, तो एग्ज़ाम होती है, कुछ मार्क्स, कुछ कंडीशंस तो होती हैं। अब सिलेबस जो 12th का होता है वो तो बहुत छोटा है, आईआईटी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। और अगर आपको बड़े कॉलेज से अच्छी डिग्री चाहिए तो आपको नॉलेज भी बहुत चाहिए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़ाई जाना चाहिए, जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि मेरे यहाँ जो बच्चा आएगा, आईआईटी में जो आएगा, उसको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कॉलेज क्यों टेंशन लेगा आपको सब चीज़ें पढ़ाने का, जो 12th लेवल पर पढ़ सकते हैं आप। पर सीबीएसई की बोर्ड के सिलेबस बहुत छोटा है। तब कपिल सिब्बल के दिमाग में आया कि ये तो एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाने के चक्कर, देखिए एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, उसका ही पैसा आईआईटी कॉलेज में लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम है, तो बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ना ही है ना। स्कूल के टीचर तो इतना हाई लेवल का कोर्स पढ़ा नहीं सकते, और न इतना हाई लेवल की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि इनको इस बात से बड़ा दुख था कि आईआईटी के कॉलेज में कोटा वोटा में करोड़ों लाखों करोड़ों छाप रहे लोग, तो ये तो बड़ा बेकार धंधा है, तो इसको मैं 12th बेसिस पर कर देता हूँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 12th के परसेंटेज से आईआईटी में एडमिशन ले लो, या 12th के परसेंटेज क्या, जो भी उन्होंने कुछ दिमाग लगाया। हुआ गया कि उन्होंने 2-3 प्रपोजल ऐसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन कोई सहमत नहीं हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने कोई एक और मेथड निकाल लिया कि मैं तो अब 12th के परसेंटेज पे ही जो है वो लेंगे, और आईआईटी के एडमिशन ऐसे होंगे, या कोई एक एग्ज़ाम होगी जिसमें 12th के परसेंटेज वाले कुछ भी लफड़ा जमाना। लेकिन आईआईटी जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईआईटीज़, उनके डायरेक्टर्स जो हैं, कोर्ट में एक केस हुआ था, उसमें डिसाइड हो गया था कि जो कॉलेज के डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा कि हमारे कॉलेज में एडमिशन किस एग्ज़ाम से होगा और कैसे होगा, न कि मानव संसाधन विभाग भारत सरकार का। तो ये डिसीजन जो है आईआईटी के प्रोफेसर्स के हाथ में आया, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशर में लेकर सभी आईआईटीओ को, प्रेशर डायरेक्टर को बुला के उनको प्रेशराइज कर दिया हो कि नहीं, एग्ज़ाम तो अब 12th के बेसिस पे आईआईटी में एडमिशन होगा, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा होगा। लेकिन एक आईआईटी के प्रोफेसर ने मना कर दिया, डायरेक्टर ने, नहीं हम तो भाई हमारा अलग से आईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, हमारे पास तो अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा आईआईटी अलग से लेंगे, और आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन के लिए आपको आईआईटी खड़गपुर की एग्ज़ाम होगी, वो पूरे भारत में सब 10 लाख बच्चे जो है देंगे, और हम उसमें लेंगे एडमिशन। तो ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। पेरेंट्स बोले अरे अगर वो आईआईटी से अलग लेगा तो एक और आईआईटी ने बोल दिया हम भी अलग एग्ज़ाम लेंगे, भाई हमारे अलग एग्ज़ाम लेंगे। तीसरे आईआईटी ने बोल दिया हम भी अलग एग्ज़ाम लेंगे, तो बोला सबकी अलग अलग एग्ज़ाम होगी। तो बड़ी विवाद की स्थिति हो गई, और इनके हाथ में ठंडे हो गए। जो मानव संसाधन कपिल सिब्बल थे, उनको समझ में आ गया कि अब चलेगी नहीं पिक्चर। तो इन्होंने फिर दूसरा दिमाग लगाया, सेकंड दिमाग लगाया, सबको बिठाया, रास्ता निकाला कि अरे अब तो एक मेंस एग्ज़ाम होगी, और मेंस एग्ज़ाम में टॉप 10 परसेंटाइल 12th में जो आएगा वही लेगा,
और ऐसा देखिए क्या होता है, 12th का जो बोर्ड है उसमें चीटिंग तो होती ही होती है, और मार्क्स 90% बिना पढ़े भी आ जाते हैं लोगों के, ये भी आपको पता है। कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, सबको पता है। चीटिंग भी हो जाती है, मार्क्स भी बढ़ाए जाते हैं, और कोई तो पूरा, मैं खुद जानता हूँ, स्कूल में पढ़ा है, मुझे पता है कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे मार्क्स खुद के टीचर जो है एग्जामिनर को पैसा दे के एक तरफ बिठाते थे और अपने बच्चों को चीटिंग करा के 99 100 तक पहुँचा देते थे। तो ऐसे तो उन बच्चों को लॉस होता है ना, जो बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और 1-2% से नीचे रह गए, 80-90% का जो नियम है स्टेट बोर्ड में आने का, टॉप 10% में आने का, उससे बाहर रह गए, या किसी कारण से बीमार हो गए, या कहीं जाना पड़ गया, कोई भी रीज़न हो, पढ़ाई नहीं हो पाई किसी रीज़न से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं किसी भी रीज़न से, घरेलू परेशानी से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो बाद में तो पढ़ सकते हैं ना बेचारे, बाद में तो उनको वो एग्ज़ाम दे रहे हैं IIT की, वो IIT की एग्ज़ाम दे रहे हैं, निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाएंगे। IIT के एग्ज़ाम को ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि 12th में आपके फेल होकर अब IIT एडवांस निकालोगे, ऐसा तो नहीं होता ना कि 12th में 60%। भाई मेरा केस देखिए, मैं 11th क्लास में 3rd डिवीज़न हूँ, ठीक है, 3rd डिवीज़न मतलब 47% समथिंग, और 12th में 2nd डिवीज़न हूँ, लेकिन MP स्टेट इंजीनियरिंग टॉपर हूँ। 1 साल ड्रॉप लगे, मैंने फिर से पढ़ाई करी, ढंग से पढ़ाई करी, सेलेक्ट हो गया। अब अगर IIT होती इस तरह के रूल पे तो मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो टॉप 10% 20% में था ही नहीं, तो मुझे या तो दोबारा 12 रिपीट करना होता और फिर IIT की एग्ज़ाम देना होती। पहला साल तो मेरा ख़राब ही होना था। तो इस तरह से ये जो 12th पर डिपेंडेंसी है वो कुल मिला के चीटिंग पर और सेटिंग पर डिपेंडेंट हो गई कुल मिला के। और 12th का सिलेबस तो आपको पता है, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, बच्चा कहाँ से कैसे पास होता है तो दुनिया जानती है। इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे कॉलेज के बच्चे पास होते हैं, लेकिन जो किस्मत से ख़राब, किस्मत से अच्छे कॉलेज के अच्छे स्कूल का बच्चा भी बेचारा परेशान होकर किसी भी रीज़न से फेल हो सकता है, 12th में मार्क्स कम आ सकते हैं, उसका तो सीट चला गया ना। उसको तो 1 साल पूरा फिर से IIT के बैठने के लिए 12th फिर से देना होगा। 12th क्यों देगा बेचारा, IIT एग्जाम तो निकाल ही रहा है ना, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग IIT। ऐसा तो नहीं है ना कि IIT ऐसे निकल जाएगी उसकी। तो कुल मिला के ये रूल जो है वो बन गया। तो बाद में दूसरी गवर्नमेंट आई और मिनिस्टर्स आए, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बदल गए, उन्होंने भी इस बीच में ध्यान नहीं दिया। ना IIT के प्रोफेसरों ने ध्यान दिया, ना बच्चों को ध्यान दिया, बच्चों ने दिया, ना पेरेंट्स ने ध्यान दिया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ये जो नियम है वो चला जा रहा है। इससे सबको परेशानी हो रही है, इससे सबको दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2 लाख का जो रूल है वो बड़ा डिफिकल्ट रूल है। अगर आप पहले क्या था कि भाई कट ऑफ था एक, उस कट ऑफ के ऊपर अगर 2, 2.5, 3 जितने भी होने थे उतने लाख लोगों को मेंस अगले एग्जाम, फाइनल एग्जाम जिसे एडवांस अभी कह रहे हैं, पहले मेंस कहा जाता था उसको, वो एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो अगर 12th में कहीं किसी स्टेट में कहीं किसी स्कूलों में घोटाले कर लिए, उनके बच्चे ऊपर गए, कुछ बच्चा थोड़ा सा पीछे रह गया, खैर वो तो आप समझते हैं। अब क्या कहते हैं इसका रूल क्या है, खैर बात तो आप सब समझ ही गए हैं कि ये बकवास रूल कहाँ से आया और ये रूल हटाया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसको हटाने का एक ही तरीका है, जिस गवर्नमेंट जो है अधिकार जो है वो इसे हटा सकती है, ठीक है। तो आपको और हमको क्या करना चाहिए कि मैं आपको एक ईमेल दे रहा हूँ, तो अब मैं आपको वो ईमेल डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसमें भी लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर चेंज हो जाता है तो उसके अतिरिक्त और एडिशनल ईमेल्स भी लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। इन ईमेल पर अपनी प्रॉब्लम को मेल करिए कि वी कैनॉट लिव स्टडी इन दिस डबल टेंशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जो रीज़न मैंने आपको वीडियो में बताया उन रीजन को लिख दीजिए और बताइए कि हम इस तरह से ही इसका विरोध करते हैं। वी डोंट वांट दिस, ओल्ड सिस्टम था जो भी था उसको लागू किया जाए। हो सकता है कि NT की जो एग्ज़ाम है उसमें IIT के प्रोफेसर पेपर बना के इनको दें, तो भाई इस पेपर से एग्ज़ाम करा लो, ठीक है। पेपर कौन बना रहा है उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज है वाला लफड़ा है वो लफड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या 12 के % वगैरह के चक्कर में आपको लफड़ा होना ही होना है, वहाँ तो होते ही आप जानते हैं। तो आप ये उनको लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ, हमारे टीचर फ्रेंड्स भी लिख रहे हैं, लिखेंगे, आप भी लिखिए, अपने फ्रेंड्स को मेल करिए, वो भी लिखेंगे, पेरेंट्स भी लिखेंगे, हज़ारों मेल जाएगी। और पोस्ट कार्ड या लेटर जो है एक प्रॉपर लेटर लिखिए, लेटर पर चिपकाइए, स्पीड पोस्ट से करिए, स्पीड पोस्ट एड्रेस भी लिख रहा हूँ मैं, इस पर एक एड्रेस भी लिख के दे रहा हूँ, इस एड्रेस पे भेजिए। वी आर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट गो ऑन द रोड, रोड नहीं रोक सकते बैठ के, अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधे ऑन पेपर जनसंख्या दिखनी चाहिए कि हाँ इतने लोग इसके अपोज में हैं। आप दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, उनको भी कहिए, लिखिए। और फिर भी बात नहीं बनती है 8-15 दिन, महीने भर में, तो आप सीधे अपने, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, उनमें अगर कोई रिलेटिव वकील है, अच्छे एडवोकेट है, जिनको इस बात की समझ है, दे कैन अंडरस्टैंड द इक्वालिटी, रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको आप भेजिए, वो कोर्ट में अप्लाई करेंगे और कोर्ट विल टेक द डिसीजन, कोर्ट विल हेल्प यू। तो इस तरह का जो ये बकवास रूल है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, जो लाया गया था इससे छुटकारा मिल जाएगा। और आप अपना मस्त 12 का परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिए, आपको जो पढ़ना है 12 का सिलेबस, डेरिवेशन फार्मूला वो पढ़िए, एडवांस के लिए आपको जो बुक पढ़ना है वो जो पढ़िए, जहाँ से जो पढ़ना आप पढ़िए,
एग्ज़ाम दीजिए 12th का, सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न जो भी आपका आता है ठीक है, अच्छी बात है, फर्स्ट डिवीज़न आ गया कोई दिक्कत नहीं, 80 90 100 परसेंटाइल में आने का लफड़ा दिमाग से निकाल दीजिए और अपना जो भी एग्ज़ाम होगी फर्स्ट पार्ट होगा एग्ज़ाम का उसको दीजिए, एक बार नहीं तो दूसरी बार मौका मिलेगा वो दीजिए और आपका फाइनल एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ये 2 लाख वाला मामला मुझे कभी समझ में नहीं आया है। क्या भारत इतना बड़ा देश है, हो सकता है बच्चों का टैलेंट और बढ़ गया हो, इससे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है 12th में उन चीटिंग का लेवल भी बढ़ गया हो तो और बच्चे पीछे रह जाए। तो कुल मिला के ये मैं कंसर्न जो आप समझ गए हैं इसको आप फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हो सकता है आप और हम मिलकर इस बकवास नियम को हटा दें। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर गाइडेंस प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो।